So I'm starting the time value of money concept. Time value of money. देखो यार, what is the meaning of that? टाइम बीतता जाएगा ना, समय बीतता जाएगा तो मनी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? कम होगा या इंक्रीज होगा? ज्यादा होगा? कम होगा? दोनों जवाब मिल गए मुझे इस क्लास में। कुछ कहते हैं समय के साथ साथ मनी की वैल्यू कम होती है, कुछ कहते हैं ज्यादा होती है, बढ़ रही है। अभी किस पे एग्री कर रहे हो मेजॉरिटी? बढ़ेगी। कैसे? वाई? कंपाउंडिंग। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग? वो सब छोड़ो, किस लिए बढ़ जाएगी? क्यों बढ़ जाएगी? हाँ तो बोल दो ना, खुल के बोल दो, क्या दिक्कत है? क्या ऐड हो जाएगा? इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगा। और क्या तुम लोग भी यार कैसी बातें करते हो यार? इन्फ्लेशन होने से मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी? घट जाएगी। तो जेब में 2000 का नोट लेके 2 साल तक सोया रहे। सुन दो, अरे सुन ले मेरे भाई, 2000 का नोट लेके दो जेब में 2 साल तक सोया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल बाद अचानक कुंभकर्ण की नींद खुली, महंगाई चरम सीमा पे थी, जो चीज 1 रुपए मिलती थी वो 50 रुपए में, तो तुम्हारे जेब में क्या हो जाएगा? नोट कम हो जाएगा ना। तुम लोगों के जवाब के हिसाब से तो ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मनी की वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। पहली बात तो ये समझो, परचेजिंग पावर अलग होता, मनी तो मनी है ना यार। बोलो, सुबह सुबह कितने रुपए मिले तुम्हें? 100 चलो कहीं से तो जवाब आया। कितना मिला? 100 और अभी कितने हैं? अभी 80 है ना। 20 कम हो गया ना इन्फ्लेशन की वजह से ना। खर्चा किया ना तूने, एक्सपेंडिचर हुआ ना, उससे मनी की वैल्यू तो नहीं कम हुई ना। तो बेटा आप लोग का जो जवाब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो आप कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होता है इसका मनी वैल्यू। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। परचेजिंग पावर क्या होता है? चलो जिसको नहीं पता वो भी सुन लो। परचेजिंग पावर ऑफ मनी मतलब द एक्चुअली यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विसेज, जितना आप पे कर रहे हो और उसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक इफ यू आर परचेजिंग, आप मान लो एक चॉकलेट खरीदते हो, एक टाइम था चॉकलेट खरीदते थे पहले, तो जो चीज 5 रुपए मिलता था आज उसका रेट क्या हो चुका होगा? अराउंड 15-20 रुपए और रखे होंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट मार्केट में रेट नहीं, क्योंकि मैं चॉकलेट नहीं खरीदता ना, है ना। अब तुम लोग जैसे अभी वो हरकतें नहीं करता ना, चॉकलेट गिफ्ट करता हूँ एक दूसरे को, है ना। एंड आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वैलेंटाइन एंड ऑल, तो ऐसा चॉकलेट वॉकलेट का हाँ देने का कोई नहीं। इनकम ही मेरा हर चीज पे फ्री है, आप पैसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ वो खुद खरीदे, मैं क्यों खरीदूं? चलो कोई नहीं। तो मतलब समझो ध्यान से, जो परचेजिंग पावर है, मान लो आपके पास 10 रुपए में पहले 2 चॉकलेट आते तभी एक आता है, तो मनी की परचेजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। पर पावर कम हो गया ना। पहले आप इन्हीं 2 हाथों से 2 लोगों को डिशम डिशम करके मारते थे, अभी एक से भी एक को मुश्किल से मार पा रहे हो, तो क्या हुआ? तुम्हारी पावर कम हो गई ना। एग्जैक्टली समझो ऐसे ही 5 रुपए में एक चॉकलेट मिलता था तो 10 रुपए में 2 खरीद के लाते थे, अभी 10 रुपए में एक मिलता है, तो क्या हो गया? वो परचेजिंग पावर कम हुआ, मनी की वैल्यू कम नहीं है, परचेजिंग पावर कम हुआ। याद रखना यार, और वो डिफरेंट है, वो यहां पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है ना। So don't get connected with the purchasing power of money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ? टाइम मतलब समय के साथ साथ मनी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है ओनली बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या ऐड होता है यार? ऐड होता है क्या? So exactly the time value of money concept is directly associated with the interest. और बेटे थोड़ी देर पहले जब मैं बताना शिव चैप्टर का ये शुरू भी किया था, उसके पहले जब इंडेक्स मिला रहा था तभी तुम्हें बता दिया था कि जहां भी तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही कंसेप्ट यूज करोगे। आई होप यू दैट श्योर। इंटरेस्ट का मतलब क्या? दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक्चुअली क्या कर रहे हो, समय के साथ मनी की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? किस बात के लिए बढ़ रही है? इंटरेस्ट ऐड हो रहा है ना, बोलो। सो दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लिखना जरा मीनिंग, चैप्टर का नाम लिखो और मीनिंग लिखो। उसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे, एग्जैक्टली याद रखना।
लिखो क्या वर्ड मिल रहा है, लिखो लिखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आगे लिखो डैश के मीनिंग के आगे, इट मींस increase in the monetary value of money, money value एक्चुअली बोलते हैं monetary value, money value एक ही बात है, मतलब फिजिकल वैल्यू, increase in the monetary value of money, ब्रैकेट में लिख लेना, not the real value or purchasing power, not the real value or purchasing power, real value और परचेजिंग पावर ब्रैकेट क्लोज, आगे लिखना क्या लिखा वैसे एक बार फिर से बोल दो, increase the monetary value of money not the real value actually, ठीक है ना, लिख दिया, not the real value or purchasing power ब्रैकेट क्लोज, due to passage of time, due to passage of time, because of addition of interest to that, because of addition of interest to that, समझ में आ गई बात, बोलो Yes, sir. because of addition of interest to that. So all in all अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो मैंने क्या बोला कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड है किससे बेटा, इंटरेस्ट, अगर ये इंटरेस्ट देने लेने की बात नहीं आती तो शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि टीवीएम इसका कंसेप्ट ही नहीं होता, हाँ या ना। अब प्रॉब्लम अराइज होता है कि हम इंटरेस्ट क्यों, इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर लोन लेते तो इंटरेस्ट क्या करते हैं हम पे करते हैं, और अगर लोन दिया है या डिपॉजिट किया है तो इंटरेस्ट हम क्या करते हैं रिसीव करते हैं। तो ये इंटरेस्ट का पंगा क्यों आता है, क्योंकि बेटा कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेजर फैक्टर यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे अप्लाई होता है बताता हूँ, लिखो लिखो हेडिंग दो, व्हाई इंटरेस्ट इज पेड, ये हेडिंग है आपका, इसी के बारे में लिखेंगे, व्हाई इंटरेस्ट इज पेड। चले पहला तो यही लिख लो, इंटरेस्ट पे करने का पहला रीजन क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी समझाऊंगा इसको, कनेक्ट करूंगा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से, तब डिटेल में समझाऊंगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या है। बट अभी फिलहाल टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिख लो। दूसरा पॉइंट लिख लो इसके नीचे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या, अच्छा देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब तो अभी मैं बता दूंगा आपको पूरा डिटेल में, अभी तो केवल ये लिखा है कि टाइम वैल्यू एक्चुअली किससे बोलते हैं, होता क्या है, क्यों होता है वो बाद में बात कर लेंगे अभी हम, क्योंकि पूरे चैप्टर में उसी की डिस्कशन करनी है। लेकिन अब बात है कि अगर इंटरेस्ट मेन फैक्टर है तो इंटरेस्ट क्यों आता है बीच में, इंटरेस्ट को किसने बुलाया, मैंने तो नहीं बुलाया, तुमने बुलाया, बुलाना था ना। इंटरेस्ट को किसने बुलाया, सर इंटरेस्ट तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि देखो बात दरअसल ये है कि अगर आप कोई भी अमाउंट किसी को दे रहे हो लोन के रूप में, ठीक है, तो उससे इंटरेस्ट चार्ज क्यों कर रहे हो, यही क्वेश्चन है ना हमारा। या अगर आप कहीं डिपॉजिट करें तो सामने वाला इंटरेस्ट क्यों आपको दे रहा है, या अगर आपने लोन लिया तो आप सामने वाले को इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो, यही सब क्वेश्चन है ना। रीजन समझो, मैं एक बेसिक अजम्पशन लेता हूं कि दैट आई हैव पेड अ सम ऑफ रुपीस 10 लाख टू दिस गर्ल, आकांक्षा 10 लाख रुपए दिए इसको, कितने वापस कर देना याद से, ठीक है ना। अब बात आई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समझा रहा हूं बेटा, टॉपिक से हटा नहीं हूं, टेंशन मत लो। अगर मैं ये 10 लाख रुपए इसको ना देकर कहीं और इन्वेस्ट करता तो व्हाट वाज द आइडिया अबाउट इट, क्या मिलता मुझे, सो इजंट इट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, अगर इसको दिया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली गई ना मेरी, जो मेरे को सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई ना मेरी, एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट मिल सकता था, हाँ या ना, इसको देने से नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा वो मैं इससे चार्ज करूंगा, बर्डन मैं क्यों बियर करूं, हाँ या ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में इंटरेस्ट का यूज होता है, क्लियर है,
समझ में आई बात? टीवीएम को तो डिटेल में ले जाऊंगा, 10 मिनट 15 मिनट पूरा टीवीएम पे लगेगा बेटा लास्ट का, लेकिन अभी फिलहाल जो एंसिलरी चीजें वो समझ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बीच में कहां से है? यही तो है। अगर मैंने ऐसे लोन दिया है, अगर इसको ना देके मैं बिजनेस में लगाता, हो सकता वहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता, किसी और जगह डिपॉजिट कर देता, वहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता, शेयर खरीद लेता, डिविडेंड मिलता, डिबेंचर खरीद लेता, इंटरेस्ट मिलता, लोन देके तो बेवकूफ बन गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ये वही रिकवर करा रहा हूं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई डायन खाए जाते, गाना था ना शायद, कौन सी मूवी का? ये महंगाई डायन खाए जाते, ऐसा कोई गाना था। क्यों, डिम्पल ने गाया था क्या? वैसे बड़ी भद्दी आवाज में गाना गाया था इसमें। कोई नहीं दोस्त, ऐसे ही दोस्त पालोगे तो ऐसे ही होगा। इन्फ्लेशन, महंगाई क्या होती है बेटा? अरे महंगाई क्या होती है? हाँ, डायन होती है। हाँ, महंगाई डायन होती है। क्या करती है? खा जाती है। किसे खा जाती है? अबे तुम्हें खाया होता तो काश इस देश का भला हो जाता। तुम्हें खा के ऐसे टेस्टलेस चीजों को महंगाई क्या खाएगी? छोड़ो, खा ही लेते मेरे हिसाब से। किसे खा जाती है बताओ? अबे तुम्हारी सेविंग्स को खा जाती है नालायकों, कहाँ भटक रहे हो? अरे ठीक है, वो तो अपने खुद को भी खाने के लिए तैयार, खिलाने के लिए तैयार। महंगाई क्या खा जाती है? तुम्हारी सेविंग्स को, तुम्हारे पैसे जो तुम्हारे पास थे, जो सस्ता सामान पड़ रहा था, वो क्या हो गया? तो भाई साहब, वो कहीं ना कहीं से तो रिकवर करोगे। आज अगर आपके पास पैसे हैं, वो पैसे आपने किसी और को दे दिए और 1 साल बाद वही सेम अमाउंट वो वापस कर रहा है, जबकि महंगाई बढ़ चुकी है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा कुछ लॉस हो गया? हाँ भाई, अरे बोलो ना, ये इन्फ्लेशन ही तो है। आज तो तुम 10,000 लेके जा रहे हो, कल को 10,000, 1 साल बाद 10,000 ला के दे रहे हो, तो मेरा तो नुकसान है ना यार। क्योंकि जो 10,000 में मैं तब खरीद रहा था सामान, आज के 10,000 में, मान लो 1 साल पहले 10,000 दिया था उधर, उस टाइम 10,000 में बहुत सी चीजें आ सकती थी, जो आज देख रहा हूं तो कंपैरेटिवली क्या हो रही है? कम चीजें आ रही है, तो मेरा तो लॉस हो रहा है ना। बराबर करो ना, कंपेंसेट करो ना। कैसे कंपेंसेट करो? इंटरेस्ट दे। समझ में आई बात? इंटरेस्ट क्यों पे होता है, क्यों चार्ज होता है, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर, रिस्क होता है लोन देने में, जितना रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न चाहिए, है ना? बचपन से सीखते हैं रिस्क और रिटर्न एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स काम करते हैं। नहीं यार, पॉजिटिव काम करते हैं। जितना रिस्क बढ़ाओगे उतना ज्यादा रिटर्न चाहिए, यानी मोर रिस्क मोर गेन, दोनों मोर पे है ना, तो कहां नेगेटिव है यार? पॉजिटिव रिलेशन, मतलब रिलेशन पॉजिटिव, दोनों बढ़ेंगे। अगर रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा। तो आप बताओ, लोन देने में रिस्क नहीं है? भाग गया पैसे लेके, तो मान लो गगन को पैसे दिए तो, और वो मगन हो गया पैसे लेके, है ना? उसके बाद मुझे भूल ही गया, कहता कैसा पैसा, कौन तुम, कौन? मैं तो नहीं जानता किसी को। रिस्क है ना? क्या होगा फिर? कैसे रिकवर होगा? अरे इंटरेस्ट नहीं, देखो क्या होता है ना, रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व करो, तो जितना रिस्क ले रहा हो तो कम से कम रिस्क के ऊपर बेनिफिट तो आना चाहिए ना। एंड दैट इज द रीजन कि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना? अदर्स लिख दो, और भी रीजंस हो सकते हैं बेटा, उसमें कोई लिमिट थोड़ी है, बट कोर 2-3 रीजन, 4 रीजन बता दिए, ठीक है इतना। लेकिन मुद्दा आता है सर घूम फिर के कहां पे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलिए समझते हैं। एक्चुअली कायदे से चैप्टर तो अब मैं शुरू कर रहा हूं, अभी तक तो केवल मजाक था। एक बेसिक मीनिंग तो मैंने बता दिया आपको, अब इसमें कंसेप्ट आएगा, ध्यान से देखना। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है? पक्का? एंड अलोंग विद दैट, ये प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है ना, एक और कंसेप्ट आ जाता है बीच में, एन्युटी का। ये मैं समझा इसलिए दूंगा क्योंकि आगे चैप्टर्स में कई जगह यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का ही रूल लगता है बेसिकली टीवीएम की जब बात आती है। फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं, उसी का कन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है ना? ये समझ डाला तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना?
अब समझो ध्यान से क्या है, समझो। अभी लिखने विखने का तो आराम से लिख लेंगे, टेंशन ना लो, इनका सबका मीनिंग लिखवाऊंगा। देखो भाई, इस लड़के को जानते होगे? अरे ये क्या, हाँ क्या नाम है इसका? हिमांशु। अक्सर देखा होगा कि ARCS एग्जीक्यूटिव क्लास में पाया जाता है ना? तो देखो ध्यान से, ऐसे किस्म के लोग या प्राणी लोग ऐसे पाए जाते हैं। देखो ध्यान से, अब एक्चुअली क्या है ना, इस भाई ने ना मेरे से अगर आज की डेट में 1 रुपए लिया, ठीक है, 1 रुपए सिंबॉलिक एग्जाम्पल रखना, 1 रुपए लिया तो इतना हंसने वाली बात नहीं है। 1 रुपए लिया और आज से 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद ये मुझे वापस भी कितना कर रहा है? 1 रुपए। हालांकि एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझा दिया था इसके बारे में। तो क्या मेरे को कुछ लॉस हो रहा है? क्या हो रहा है लॉस? इसमें क्या ऐड होता? इसमें क्या ऐड होता? इंटरेस्ट ऐड होता। और जब इंटरेस्ट होता तो वैल्यू क्या होती? 1 रुपए से थोड़ी ज्यादा होती। हाँ या ना? बता दो मुझे, हाँ या ना? इनफैक्ट अगर अनुराधा होती तो 21 दिन में पैसा डबल कर देती। ये तो 10 साल है ना? 10 साल में अगर मैं डबल मान लूं तो कितना हो जाता? 2 रुपए हो जाते। अनुराधा ये लोग है ना? चलो शाम को भी जानते होगे, चलो फिर बढ़िया। हमारा नाम भी अनुराधा है ना? इधर देखो, सो इजंट इट लाइक कि मतलब मेरे को नुकसान हुआ? अरे बोलो यार। तो कायदे से मैं ये बात लेकर चलो एग्जाम्पल के तौर पे कि 10 साल में इतना इंटरेस्ट ऐड ऑन हो जाता है कि वो 1 रुपए डबल हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कितने के बराबर हो जाता है बेटा? सुनाई नहीं दे, जोर से बोल दो, और जोर से। 2 रुपए। यानी 10 साल बाद जो 1 रुपए आज आपने दिया वो 10 साल बाद कितने का हो गया? 2 रुपए। एक फॉर्मल अजम्पशन ले रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह को फिलहाल गोली मारो। यानी ये भाई साहब ने जो 1 रुपए दिए, इसकी आज की वैल्यू कितनी होगी फिर? अब एक बात बताओ, ये अगर 2 रुपए देते 10 साल बाद तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है बेटा? मैं आज 1 रुपए उधार दिया हूं, 10 साल बाद भाई साहब वापस करेंगे। कितना वापस करेंगे? 2 रुपए। क्यों वापस करेंगे 2 रुपए? क्योंकि 2 रुपए जो 10 साल बाद होगा उसकी आज की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 रुपए के बराबर है। हाँ या ना? जवाब समझ में आया? इतना क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है पूरा? बोलो भाई। जो 10 साल बाद ये भाई साहब मुझे 2 रुपए देंगे, वो 2 रुपए असल में उस दिन के लिए है, वो भी इनके हिसाब से। मेरे हिसाब से आज के लिए उसकी वैल्यू कितनी है? 1 रुपए। ऑब्वियसली जो 10 साल में इंटरेस्ट ऐड ऑन हो रहा है मैं उसको इंक्लूड करके बोल रहा हूं। तो ये जो 2 रुपए की आज की वैल्यू है, इसी को हम नाम क्या देते हैं बेटा? प्रेजेंट वैल्यू। क्या नाम देते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। और ये 1 रुपए की 10 साल बाद की वैल्यू कितनी है? तो यही फ्यूचर वैल्यू। समझ में आई बात? आज की करेंसी की फ्यूचर में क्या वैल्यू होने वाली, वो क्या कहलाएगी? और फ्यूचर में मिलने वाली अमाउंट का आज का जो वैल्यू होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। हैव यू गॉट दैट? तो 2 रुपए की आज की वैल्यू 1 रुपए है। ये 1 रुपए क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू। हाँ या ना? बोलो। और इसका दबा के यूज होगा आपके कई चैप्टर्स में, इनफैक्ट कैपिटल बजटिंग में तो कोर ही यही है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करिए, जरा लिखते हैं पहला प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी वर्ड अभी नहीं लिखना, प्रेजेंट वैल्यू। टाइम वैल्यू और मनी में 2 चीजें इंक्लूड करना, दोनों को लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद कंसेप्ट आगे बढ़ाता हूं। पहला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। हेडिंग दो। बोलो, लिखवाऊं? लिखो। इट मीन्स the value of an amount, discounted value. It means the discounted value of an amount for current period which is going to be received in future.
going to be received in future. ठीक है, क्या लिखा आपने? बोल दो एक बार जो लिखा। डन। नेक्स्ट लिख लो फ्यूचर वैल्यू। डैश देके बस इतना लिख दो, द अमाउंट to be received in future, compounded with interest, ऐसे लिख लो, compounded with interest। ठीक है बेटा, मतलब अच्छा इसमें से कौन सा ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा अमाउंट में अब एक बात बताओ, हु इज मोर पावरफुल? जो 1 रुपए अगर 2 रुपए के बराबर है, प्रेजेंट वैल्यू का 1 रुपए फ्यूचर वैल्यू के 2 रुपए के बराबर है, तो हु इज मोर पावरफुल? कौन ज्यादा हो रहा है? प्रेजेंट वैल्यू। मॉनेटरी टर्म्स में अगर तुम ज्यादा हो मैं कम हूं और दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? मेरा कम अगर तुम्हारे ज्यादा के बराबर है, इसका मतलब माय करेंसी इज मोर पावरफुल। हाँ या ना? क्लियर ना? एंड दैट इज द थिंग, यही तो फैक्टर है बेटा। तो हु इज मोर पावरफुल? प्रेजेंट वैल्यू। एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ही फ्यूचर वैल्यू बन रहा है, बट अलोंग विद एडिंग इंटरेस्ट एंड ऑल। हाँ या ना? तो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो उसका मतलब जो आज का 1 रुपया अगर 10 साल बाद 2 रुपए के बराबर है, यदि आज अगर 2 रुपया होता तो 10 साल बाद 4 रुपए के बराबर होता। सो इट मींस जो करंट में वैल्यू चल रही है, इट इज मोर पावरफुल, प्रेजेंट वैल्यू इज मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू फ्यूचर वैल्यू। एंड व्हाट अबाउट एन्युटी? अब ये वर्ड ऐसे ही समझा दे रहा हूं, हालांकि हो सकता है एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी? बताओ, कई बार सुना भी होगा इसको, एन्युटी वर्ड पहले भी सुना होगा, लेट मी टेल यू। सुना तो है बेटा, बता कहाँ सुना था? है अकाउंट्स की बुक में, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी? अच्छा एन्युटी वर्ड तुम्हें लग रहा है कौन से वर्ड से बना होगा? एग्जैक्टली, एनुअल काइंड ऑफ वर्ड। हाँ या ना? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी? गूगल ना, है ना? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गूगल? कुछ भी बता दोगे ना? मेरे को खुद भी नहीं पता वैसे, मैंने ऐसे मुझे सब जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा, देख लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गूगल? हाउ डू आई नो? भाड़ में जाए गूगल, मेरे को क्या करना? भाई मीनिंग नहीं है, जवाब ही देना शुरू कर चुकी थी। क्या बच्चे हो तुम लोग, से कुछ भी पूछा जाए सबका जवाब है तुम्हारे पास। ये तो टैलेंट ना इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर ही होता है, आप कुछ भी पूछो चाहे उसका कोई जवाब हो भी ना हो भी मैं दे दूंगा, और खास कर अगर वो मतलब कॉमर्स स्टूडेंट हो, है ना? ऐसे ही है टैलेंट, और क्या। चलिए सर एन्युटी देखिए क्या है, एक फिक्स्ड सम, ध्यान से सुनना, एक फिक्स्ड सम अगर आप फ्रीक्वेंटली पीरियोडिकली यू आर गोइंग टू रिसीव, लाइक हर साल आपको एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट मिल रहा है, फिक्स अमाउंट कहीं से भी एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल मिल रहा है, हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, वो क्या कहलाएगा? एन्युटी कहलाएगा। समझ में आई बात?
ये इसलिए समझा, इसको लिखने में नहीं जरूरत नहीं, प्रेजेंट वैल्यू को ध्यान देना, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू का ही यूज ज्यादा होगा तुम्हारे आगे कैलकुलेशन में। एन्युटी क्या होता है सर? फिक्स्ड अमाउंट दैट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड पीरियोडिकली, ठीक है ना, मतलब हर साल आपको एक अमाउंट मिलने जा रहा है, हर साल आपको अमाउंट मिल रहा है टिल यू आर अलाइव, ठीक है ना, और ये फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, तो क्या है ये? एन्युटी है ना, एन्युटी है, चलता रहेगा, हर साल मिलेगा ये अमाउंट, तो एन्युटी है। तो सर इसका प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट कहां से इसमें घुसा दिया आपने? अब एक बात बताओ, ये भाई ना एक कंपनी में जॉब करता था, रिटायर हो गया, कंपनी ने इसको वचन दिया है ना, माहिष्मती की कसम खा के, है ना, क्या बोला कि हर साल मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा, ऐसे समझो, ठीक है ना, 20,000 रुपए हर साल मिलेगा, और जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तब तक, या 20 साल विच एवर इज अर्लियर, यानी या तो 20 साल खत्म हो जाए या तो सांसें खत्म हो जाए, जो पहले हो जाए। तो मतलब मैक्सिमम अगर मैं मानकर चलूं कि अभी ये 20 ने कम से कम 100-200 साल जीने वाला है, तो 20 साल मैक्सिमम इसको मिलेगा ना, और हर साल कितना मिलेगा, यानी टोटल कितना मिल रहा है, बोलना मेरे, हाँ है ना। लेकिन आज इस भाई को ना 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, कितने रुपए की जरूरत है? 1.5 लाख, और इसको हर साल मिलेगा 20-20 हजार, अगले 20 साल तक, उसका क्या चार्ज डालेगा इस 4 लाख रुपए का जो भविष्य में मिलने वाला है? कोई फायदा है इसको मिलके? पैसे आज चाहिए, अर्जेंट आज, और भविष्य में मिलेगा। तो इसने अपने उस बंदे से जिसके वहां जॉब करता था वहां से बात कर, एक एग्जाम्पल लेना, वैसे समझो सिंपल ध्यान से। वो कहता है यार मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, है ना, मुझे क्या चाहिए? 1.5 लाख। तुम एक काम करो, ये जो 20 साल तक पैसे देने वाले हैं उसी से एडजस्ट कर दो, है ना, समझ में आ रही बात? तो एक्चुअली इस सिचुएशन में a lot of time you are going to calculate, what calculation will be there? Present value of annuity। तुम फ्यूचर में पहले ईयर में जो मिलने वाला है, देखो 0 ईयर मतलब आज का दिन, 1 साल बाद मिलने वाला कितना? 20,000। 2 साल बाद मिलने वाला है कितना? अगेन अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं तो कितना? 20,000। लेकिन अब अगर ऐसी अमाउंट मिलने वाला तो इसका आज का वैल्यू निकाल लो ना तो तुम्हें लॉस हो ना तो उसे लॉस हो, दोनों पार्टी आप एक जगह एडजस्ट हो जाओ, ना तो तुम्हें लॉस हो ना तो उसे। अब इसमें कोई अमाउंट आएगा, कोई रेट आएगा इंटरेस्ट का, कोई तो इंटरेस्ट का रेट आएगा जो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे एज पर द मार्केट एनालिसिस, हाँ है ना। उसके बाद इसकी डिस्काउंटिंग करी जाएगी, यानी जो अगले साल मिलने वाला है 20,000 रुपए, उसकी आज की वैल्यू निकाली जाएगी, जिसको हम क्या नाम देंगे बेटा? क्या नाम देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। क्या नाम देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। अब कोई भी रेट लेकर चलोगे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, ऑब्वियसली ये 20,000 कल मिलने वाला, आज की वैल्यू इसकी क्या होगी? कम होगी। फिर उसके बाद 1 साल बाद और मिलेगा तो उसकी भी आज की वैल्यू और कम होगी। ऐसे ही कर करके इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, और फिर उसके बाद उसको देखा जाएगा कितने साल तक का इसका पेमेंट जा चुका है, मतलब एडजस्ट करके दिया जाएगा। सो दैट इज द थिंग यहाँ पे, ठीक है। बोलो अब आपको कहाँ यूज करना है एक्चुअली इसका, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी या प्रेजेंट वैल्यू का यूज कैसे करना है। तो एक चैप्टर आता है, मैं अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चैप्टर का नाम आता है कैपिटल बजटिंग। क्या नाम आता है? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, ध्यान से सुनना बेटा, इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स को, लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को कहां इन्वेस्ट किया जाए। तो मान लो आपके पास प्रोजेक्ट है 2, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। नाउ यू हैव टू एनालाइज कि कोई एक में पैसे लगाना है, हालांकि उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ यू हैव टू एनालाइज कि किसी एक में पैसे लगाना है, ठीक है ना। मान लो यहां भी 10 लाख रुपए लग रहा है, यहां भी 10 लाख रुपए लग रहा है, लेकिन दोनों का अपना अपना रिटर्न है ना, दोनों अपना अपना रिटर्न देंगे। यहाँ पे रिटर्न कब मिलेगा? ऑब्वियसली 1 साल से, मान लो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, ऐसे 5 साल का। यहाँ भी 1 2 3 4 5, दोनों में अलग अलग अपना रिटर्न होगा। मैं किसको प्रेफर करूंगा? देखो आज की डेट में यानी 0 ईयर में मेरा कितना जा रहा है? तो भाई साहब ये 5 साल भाड़ में जाए, मेरे को पता नहीं 5 साल बाद क्या होने वाला है।
ठीक है ना। ये जल्दी से जल्दी कौन मेरे को ये रिकवर करके दे रहा, मतलब ये 10 लाख रुपए कहां से रिकवर हो रहा है, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में। कैसे पता चलेगा सर, प्रेजेंट वैल्यू निकालो ना, ये फ्यूचर में जो मिलने वाला है इसकी आज की वैल्यू निकालो, इसकी भी आज की वैल्यू निकालो, इसकी भी आज की वैल्यू निकालो, इसकी भी आज की वैल्यू निकालो, और देखो हमारे को सरप्लस ज्यादा कहां हो रहा है, क्योंकि हो सकता है मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा हो सकता है मॉनेटरी वैल्यू यहां ज्यादा हो यहां कम हो, लेकिन ये हो सकता है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंपैरेटिवली इससे ज्यादा हो। बोलो भाई, समझो ध्यान से। यहाँ पहले साल मिलेगा 0, दूसरे साल मिलेगा 0, तीसरे साल मिलेगा 10,000, ध्यान से समझो, चौथे साल मिलेगा 5 लाख, लास्ट ईयर में मिलेगा, चलो यहाँ भी 5 लाख मान लेता हूँ, छोड़ दो, ठीक है। कितना मिला बेटा, 10 लाख, चलो इसको 1 लाख मान लेते, 11, ठीक है ना। यहाँ कितना मिला, पहले साल मिला 5 लाख, ध्यान से देखना, दूसरे साल मिला 1 लाख, फिर मिला 1 लाख, फिर मिला 1 लाख, 4 हो गए, फिर मिला कितना हो गए, 4, 5 और 3 8, और मान लो 3 लाख और मिल गया, मिला यहाँ पे टोटल कितना, 11 लाख। चलो मैं यहाँ पे 2 लाख कर देता हूँ, कितना मिला बेटा, 10 लाख, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ 10 मिला, यहाँ 11 मिला, थोड़ा बढ़ा दो क्या, चलो बढ़ा देता हूं, तो मैंने इसको कर दिया 3 लाख और इसको कर दिया मैंने आगे 3 लाख, इसको भी कर दिया, ठीक है ना। और मैं देखो ध्यान से, अभी इतना क्या हो गया, यहाँ पे हो रहा है कितना, 5 3 8 2 10 2 12 लाख, और यहाँ पे कितना हो रहा है 13 लाख। तो कौन सा ज्यादा पेमेंट दे रहा है, अरे क्या बात है, तो ज्यादा मिल रहा है तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, विल कैलकुलेट व्हाट। अब समझ में आ रही बात ना, कि मॉनेटरी वैल्यू मैटर नहीं करता यार, तुम्हें ये पैसे कम मिलेंगे, आज मिल रहे जेब में भर के, बोलो हाँ कहाँ, आज तो नहीं मिल रहा है, ये कम मिलेगा, ये फ्यूचर में मिलेगा, ये कब मिलेगा बेटा, फ्यूचर में मिलेगा। और फ्यूचर में मिलने वाले अमाउंट से हमें मतलब नहीं है, उसकी आज की वैल्यू बताओ ना मुझे, आज कितने में मिल रहा है। तो देखो ध्यान से, मैं ले गया कैलकुलेशन में, मैं मानता हूं 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बेटा जब डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे ना, देखो ध्यान से, 10% मतलब 0.1, हाँ या ना जवाब दो। 10% मतलब 0.1 होता है, किसको किसको दिक्कत है, अरे 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी इसको क्या बोलोगे 0.1। तो इसको करना कैसे, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालना, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट, 1 प्लस आई, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, आई मतलब यही इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए कैलकुलेटर है ना सबके पास, निकाल लो फटाफट, निकालो फटाफट। आज की क्लास ना एक्चुअली अगर समझा जाए तो चैप्टर नहीं है कोई, लेकिन ये कई चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन के रूप में, अब वो चैप्टर शुरू कराऊंगा तो थोड़ा वहां बताऊंगा, थोड़ा कहीं बताएंगे, इससे अच्छा पहले ही समझ लो ताकि चैप्टर समझते वक्त दिक्कत ना है, ठीक है ना। बेटा केवल इतना करना, कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.1 कर दो, 1 प्लस आई, आई कितना था इस क्वेश्चन में 0.1 ना, पहले ईयर का आगे 0.909, 3 डिजिट लग जाना, दूसरे साल का 0.8, तीसरा, चौथा और पांचवा 620। तुम लोग को अभी तक याद नहीं हुआ है सब, 10% वाला तो ऐसे ही याद हो जाता 5 साल तक 6 साल तक, बड़े सही हो बेटा, पर कर डालो थोड़ा, ये 10% वाला तो कॉमन होता है ना यार। अब देखो मतलब क्या है कि जो ये 1 रुपए एक से, सुनो यार सुन लो मेरी बात, समझो कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये कोई चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, मैंने क्या बोला कंसेप्ट करा रहा हूँ जो कई चैप्टर में इनपुट का काम करेगा। सुनो ध्यान से, कल्याणी वरना कल्याण हो जाएगा, देख लो समझ नहीं आया ना कैसे आया, अब आ गया ना। अच्छा तो वही बताने जा रहा था, दोबारा बताने जा रहा था, लेकिन अब आ गया तो चलो देखो कैसे मैं बताऊं फिर से। सुनो, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया था हमने 10%, अगर 10% को हम आई में कन्वर्ट करें, आई मतलब अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, डेसिमल में, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 0.1, हाँ है ना। 10% मतलब 10/100, 0.1। अब 0.1, अब फॉर्मूला क्या यूज करने जा रहे हैं हम,
1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, आई मतलब वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो डेसिमल में आया। तो अभी क्या होगा, 10% होगा तो क्या होगा 0.1 हो गया हुए, और 1 तो ऑलरेडी था, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.1 हुआ नहीं हुआ, बताओ मुझे। अगर अगर 20% होता तो क्या करते हम, 1 डिवाइडेड बाई 1.2 करते, क्योंकि 20% को डेसिमल में लिखोगे तो 0.2 आएगा, 1.2 हो गया, ठीक है ना। अगर 5% होता तो है ना 1.05 होता, नालायक, मतलब हद है यार। समझो ना, मैंने क्या बोला, जो भी परसेंट है उसको अगर सिंपली लिखा जाए 5% मतलब 5/100, हाँ है ना। अब 5/100 को बताओ कैसे आएगा, 0.05 आएगा ना, 0.05, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.05 करना था। 50% का 1.5 होता है, कुछ भी ऐसे मैंने पूछा फ्लो में इसीलिए था, मुझे पता था कई लोग करोगे। अब देखो, नाउ यू हैव फर्स्ट अमाउंट, कंसेप्ट देखो पहले क्या है। फर्स्ट ईयर में जो मिलेगा तुम्हें 1 रुपए, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की वैल्यू निकाली जाए तो कितने रुपए के बराबर है, 0.0909। कल जो 1 रुपए मिलेगा ना 1 साल बाद, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकाली तुमने 10% के हिसाब से, 0.909 है बेटा, वो 5 गलती से लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, 2 सेकेंड ईयर में अगर जाओगे तो 1 रुपए जो 2 साल बाद मिलेगा उसकी आज की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0.826, तीसरे साल में 0.751, चौथे साल में, और पांचवें साल में। अब आप में से किसको ये बात समझ में नहीं आई, यही है प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट, कि जो भविष्य में पैसा मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू कितनी है। तो पहले साल में अगर 1 रुपए मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यू है 909, इफ वी आर टेकिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से। क्लियर हो रहा है ना सबको। दूसरे साल में और कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में और कम। अब आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट उठा लो कैलकुलेटर और कॉपी पेन, जरा बताओ मुझे कि ये वाले अमाउंट का, पहले वाले की कैलकुलेशन का, ध्यान से देखो, ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये दिख रहा है ये, हाँ जी, नहीं 826 आया, मेरे को याद है, वही करके एक बार और इक्वल कर। अच्छा तुम लोग कैलकुलेटर यूज करने दे रहा, मुझे दे दो कैलकुलेटर का। अबे यार मेरे को, इसीलिए तो क्या तुम लोग कॉमर्स लियो। देखो ध्यान से क्या करना, कुछ नहीं, बार बार नहीं करना यार। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है, इक्वल प्रेस किया आप एक बार, तो पहले साल का कितना दिख रहा है, देख लो कितना दिख रहा है। दूसरे साल के लिए फिर से एक बार इक्वल प्रेस कर दो, बार बार डिवाइड नहीं करने, इक्वल प्रेस करो, 826.826 आ गया। तीसरे साल के लिए 3 बार नहीं, हर एक बार करते जाओ, हाँ फिर एक बार 3 बार करेगी तीसरी बार, तो सारे वही आने है ना। पहले ही बता देते, सही है, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सच्ची बताओ तो। आई थॉट कि तुम लोग यार, कोई नहीं। नाउ हैव यू गॉट दैट कैलकुलेशन। अच्छा इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों ने शायद इनको तीनों को पता रहा होगा, तीनों चार तुमको भी पता रहा होगा बेटा, कैलकुलेटर की एंट्री। बाकी में से किसको किसको अभी अभी पता चला कैलकुलेटर ये पता था ना, कुछ को ये पता था पर ये नहीं पता था यहाँ। अच्छा ऐसा यहाँ अप्लाई होगा, यही नहीं पता था, वाह। किसी भी कैलकुलेशन में ऐसे अप्लाई होगा, जब सेम चीज से आप बार बार डिवाइड कर रहे हो तो एक बार डिवाइड कर दो, उसके बाद इक्वल प्रेस करो, सेम डिवीजन होता रहेगा। इनफैक्ट दैट इज आल्सो विद द मल्टीप्लिकेशन। अगर सेम ही अमाउंट से यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ओवर एंड ओवर, तो क्या करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इक्वल प्रेस करते हो, वो सेम अमाउंट से उसी अमाउंट में मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। खैर कोई नहीं, अभी सीख लेना, ऐसा लगा होगा जिंदगी में क्या सीख लिया, अरे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं सीखी बेटा, छोटा सा कैलकुलेशन। So just calculate, ये कैलकुलेशन तो हो गया, छोड़ दो यार, 909, 826 और ये क्या जादू।
ये डिम्पल की तरह काम करने लगा, बोलो कुछ और करता कुछ और है। कोई नहीं, अभी आ जाता। वेल, सो यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यूज। पहले ईयर का 0.90, दूसरे ईयर का, तीसरे ईयर का, ये दिख रहा है ना सर? अब एक एक करके अमाउंट से मल्टीप्लाई करो। देखो प्रोजेक्ट 1 के लिए देखो, पहले ईयर देखो, ईयर यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान से, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ बेटा, ऑलमोस्ट डन है, हमारे लिए काम खत्म है। मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से कौन ज्यादा बेनिफिट दे रहा था? प्रोजेक्ट 2। लेकिन देखो अभी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 5 लाख में मल्टीप्लाई करो 909.909। हाँ जी बेटा, 4 लाख अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा है सबका। चलो सेकेंड ईयर में 3 लाख मिला था, किससे मल्टीप्लाई किया? हाँ गुड, 2 लाख। सारे लोग कैलकुलेशन करो, भले कोई एक ही बोल रहा, दो बोल रहा, लेकिन कैलकुलेशन सारे करो। तीसरे साल में कितना था? 1 लाख था, 1 लाख था 751, ठीक है ना? नेक्स्ट ईयर फोर्थ में अगेन 1 लाख था, तो 68300 है ना? लास्ट में 2 लाख है बेटा, हाँ 1 लाख। क्लियर है ना? कैन यू गो फॉर द टोटल ऑफ दिस? अबे 1 लाख ये अरे कितना है बेटा? 9697 यानी 9,69,700, 9,69,69,700, ये सिर्फ ये है ना? अरे कोई नहीं सब लास्ट में उसके लिए उसको सिखाऊंगा बेटा कैपिटल बजटिंग में, डोंट वरी अबाउट दैट कैलकुलेशंस, ठीक है ना? हाँ वो टेंशन नहीं, अगर नहीं आता तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी आपको, मैं चैप्टर नहीं करा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। When I'll go with the capital budgeting, तो हर चैप्टर हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऐसे काम करने हैं, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप बैठ के कैलकुलेशन दे दिया तो 6 महीने कैलकुलेशन में लगाओ, मेरे पास ना इतना टाइम है ना आपको मैं इतना टाइम बर्बाद करने दूंगा। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, ट्रिक सिखाऊंगा, कैलकुलेटर उठाओगे, सारा कैलकुलेशन उस पे हो जाएगा, वहां पे लिखने की जो बात है वो तुम लिखते रहना मल्टीप्लाई करके, ठीक है? In fact, even after, just after calculating all these things, you have to press the GT key. You'll get the total of this. तो कैलकुलेटर आपसे ज्यादा स्मार्ट है एक्चुअली, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बट ये याद रखना, to use the GT key, you have to do the calculation in a simple pattern, है ना? उसमें भी अगर कहीं इधर उधर हुआ तो वो भी ऐड कर लेगा, तो याद रखना GT की यूज करना भी थोड़ा रिस्की है, उसके लिए थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो बताऊंगा, टेंशन मत लो। M+ कराओगे ना फिर तो M+ करोगे बार बार, अब मैं GT से करा दूंगा, टेंशन मत लो, करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा? मैं उन टीचर्स में से हूँ, या मैं कह लूं मैं उन स्टूडेंट्स में से था कि जिसने कभी भी इसका फॉर्मूला जिंदगी में यूज नहीं किया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मैथ्स में आता था, हमारा सीबीटी होता था, सीए फाउंडेशन नहीं था, सीबीटी था, एमसीक्यू पेपर होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने का फॉर्मूला आता था। फॉर्मूला मुझे सच बोलूं तो आज तक याद नहीं हुआ, और ना मुझे अभी भी याद है। एंड आई हैव सॉल्व्ड एंटायर प्रॉब्लम, एंटायर चैप्टर बाय यूजिंग द कैलकुलेटेड ट्रिक्स, ठीक है? तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी फॉर्मूले की। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम वैसे भी नहीं है बेटा, मैं इन फालतू चीजों में टाइम वेस्ट कराऊंगा तुम्हारा। तो जस्ट गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट नंबर 2। व्हाट इज द कैलकुलेशन यू आर गेटिंग हियर? आप बताइए अमाउंट। अच्छा अमाउंट, पहले साल 0 है तो कितना आएगा? है ना, 0 ही आएगा ना। दूसरे साल भी 0 था, क्या आया? तीसरे साल मिलता है 3 लाख, मल्टीप्लाई कर भाई, तीसरे साल यानी 751 से 0.751, 2 लाख 300 भी है। चलो बेटा, अच्छा नेक्स्ट ईयर में है 5 लाख, चौथे में लास्ट वाले में 5 लाख है। हाँ 3,10,000 एग्जैक्ट। अब टोटल करो 876,800। ये तो चमत्कार हो गया ना,
Now, which project is more profitable for the organization? अभी देख लो. Now, you can see the magic of present value. अगर पढ़े लिखे ना हो, अगर कोई गवार हो, उसको क्या दिखाई देगा? पहले प्रोजेक्ट में तो मुझे मिल रहे हैं कितने? 12 लाख. दूसरे में क्या मिल रहा है? 13 लाख. तो मौज है भाई, 1 लाख का फायदा. चल कौन सा प्रोजेक्ट उठा लेते हैं. लेकिन अगर पढ़ा लिखा हो, डिग्री होल्डर हो, सीएस किया हो, तो ये तो कर ही लेगा ना. क्या करेगा? कहता प्रेजेंट वैल्यू लगाओ. ये सारे अमाउंट कब मिलने वाले हैं? फ्यूचर में महंगाई बढ़ सकती है, फ्यूचर में रिस्क बढ़ सकता है, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी, फ्यूचर में टाइम वैल्यू फैक्टर लगेगा. इन सब को कम करो, कंपेयर करो, आज की वैल्यू निकालो, तब तो समझ में आएगी कितना होगा. अगर जेब से आज 10 लाख रुपए जा रहा है, तो कल के पैसे को कल में क्यों कंपेयर करें? आज में कंपेयर करो ना, उनको भी आज की डेट में ले आओ. So you have to calculate the present value of entire amount that is going to be received in future. और उसके बाद उसको क्या करो? यहाँ पे कंपेयर करो, उसके बाद बेनिफिट निकाल लो. जो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है. क्लियर है इतना? श्योर. एंड आई होप दैट इज ओके. सो दैट इज द यूज. एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू का यूज यही है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज यही है आपके लिए. 2-3 बातें थी टाइम वैल्यू मनी के बारे में, वो मैंने आपको बता दी, लिखवा भी दी. तो ये चैप्टर जो ये जो टॉपिक आपको कराए, ये आगे बड़े चैप्टर्स में इनपुट के रूप में यूज होगा. ठीक है? एंड आई होप एंड आई मस्ट टेल यू की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आपकी पीडीएफ आ जाए, तो फिर मैं थोड़ा सा और तेज स्पीड पकड़ लूं. पीडीएफ ही आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है ना. कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ ऑथेंटिकेटेड मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल है. तो मेरे को उनसे क्वेश्चंस नहीं चाहिए, मेरे को बस उनका कंटेंट चाहिए ओरिजिनली. इंडेक्स में कंटेंट इतना डिटेल नहीं है बेटा. मेरे को बस उनके पीडीएफ के अंदर का कंटेंट चाहिए, चैप्टर के अंदर का कंटेंट, मतलब टॉपिक हेडिंग बस चाहिए कि ये टॉपिक है तुम्हारे लिए. उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है. पता चले मैं पढ़ा दूं और वो टॉपिक ना हो, तो फिर फालतू में इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. और पता चले कोई ऐसा टॉपिक जो यहाँ लिखा नहीं है और मैं भी ना पढ़ा और वो हो बाद में अंदर, तो ऐसे भी दिक्कत हो जाएगी. तो दैट इज द रीजन. हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला. मैं ऑलरेडी एक लेवल ऊपर जाके पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूँ. इतने तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे.